गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सलाम वालेकुम। तो आज बहुत दिनों बाद हमारा ये प्रोग्राम वॉकिंग बेयरफुट हो रहा है फिर से लाइव। पिछले हफ्ते हम आए ज़रूर थे रेडियो आज़ाद में, लेकिन हम वी वर मोर फोकस्ड ऑन द ट्रिब्यूट विच वी आर डूइंग फॉर माई मदर। तो आज ये जो प्रोग्राम हम अभी कर रहे हैं, इसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। जनरली वॉकिंग बेयरफुट का हमारा यही फॉर्मेट रहता है। हम फर्स्ट हाफ में स्टोरी का नरेशन करते हैं और सेकंड हाफ में हम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, योगा, ये सब के बारे में बातें करते हैं। तो आज भी हमारा फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है। स्टोरी जो है ये काफ़ी दिनों पहले पीछे छुटी हुई है, तो थोड़ा सा कैचअप करना पड़ेगा। वैसे ये मेरी स्टोरी तो बहुत इंडिपेंडेंटली चलती है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू स्टिल फॉलो अगर आप यहाँ से भी सुन रहे हो। तो बस थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि ये कहानी जो है ये 16th सेंचुरी बंगाल में हो रहा है इस वक्त। द स्टोरी स्टार्टेड इन सिलहट, बट द प्रेजेंट सेटिंग जहाँ के बारे में हम आज बात करेंगे, जहाँ पे आज के सीन्स हो रहे हैं, ये हो रहा है एक शहर गौड़। ये शहर गौड़ जो है ये किसी ज़माने में बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। आज ये एक रूइंड सिटी है। इसके अवशेष अभी भी मिलते हैं और लोग वहाँ देख सकते हैं कि इट हैड अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, और इसका मेंशन बहुत सारे पुराने किताबों में है। आई थिंक दिस सिटी वॉज वेरी एक्टिव एट वन पॉइंट। इट वॉज द सेंटर ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट, commerce, trade, but as it happens with big cities today, it's a ruin. तो ये जो कहानी आज हम सुनेंगे ये गौड़ शहर में हो रहा है। यहाँ का एक बंगाल का एक बहुत खासियत थी आर्किटेक्चर के बारे में, जो थे टेराकोटा के स्ट्रक्चर्स। टेराकोटा के मॉस्क्स बने बंगाल में, टेराकोटा के टेम्पल्स बने। आज भी टेराकोटा टेम्पल्स जो हैं वो उस एरिया में आप देख सकते हो। और टेराकोटा टेम्पल्स के ऊपर इनकी खासियत ये होती है कि ये गंगा नदी के जो मिट्टी है उसको यूज़ करके बनाया जाता है वो टेराकोटा, और उस पर बहुत खूबसूरत नक्काशी की जाती है। तो जो टाइल्स होते हैं, द वॉल टाइल्स, तो पिछले बार हम सुन रहे थे कहानी में ये वॉल टाइल्स के बारे में। और हमारी जो एक मेन कैरेक्टर है, शी इज़ नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, बट राइट नाउ शी इज़ इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी, जिसका नाम मीना है, जो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और ये टाइल पे नक्काशी करती हैं। और ये हमारे जो मेन कैरेक्टर माधो हैं वो इस समय साधु बाबा के साथ गौड़ शहर में आए हुए हैं, और ये लोग वृंदावन की ओर जाने वाले हैं, लेकिन रुक गए हैं गौड़ शहर में बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड द अनरेस्ट विच इज़ हैपनिंग बियॉन्ड, लाइक द होल ऑफ इंडिया इज़ इन एन अनरेस्ट, एंड इस कारण से ये गौड़ शहर में रुके हुए हैं। तो यहाँ से कहानी सुनते हैं। आई थिंक यू विल बी एबल टू फॉलो, और अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत लिख के डाल दूँगी कि व्हाट इज़ द सिचुएशन हियर। तो यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से है कि मीना जो है ये शिल्पकारी कर रही है, ये बना रही है, नक्काशी कर रही है, और उनके दोस्त हैं चित्रसेन, वो भी बहुत अच्छे चित्रकार हैं, वो भी नक्काशी कर रहे हैं। और जो चीफ आर्किटेक्ट हैं जहाँ के लिए बन रहे हैं वो उन्हें देख रहे हैं कि ये कैसे बन रहा है। एंड माधव जो है ही इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वर हु इज़ वॉचिंग द सीन। तो यहाँ से सुनते हैं कहानी को। तो मीना ने बताया कि खलिक मियाँ सुल्तान के प्रमुख शिल्पकारों में से एक हैं। जो काम वो कर रहे हैं उसकी योजना और कल्पना खलिक के दिमाग में उपजी है। खलिक मियाँ फलक यानी ये जो टाइल्स हैं का निरीक्षण करने लगे। मीना मचलते हुए बोली, यूसुफ और जुलेखा की कहानी सुननी है। ये मेरे मित्र माधो है, दूर से आया है। कल मैंने इसे यूसुफ के बंदी होने तक की कहानी बताई थी, आगे की आप सुनाओ ना। खलिक मियाँ मेरे पास बैठ गए। उनकी आंखें मीना के चेहरे से हटती ही नहीं थी। बोले, मित्र नहीं, ये आशिक है। इसके हर रोम से इश्क टिपक रहा है। तुमसे जो एक बार मिल ले वो तुमसे इश्क किए बगैर कैसे रह सकता है। वही नूर जिसे यूसुफ में मिस्र की औरतों ने देखा था तुम में दिखता है।
फिर मेरी ओर देखकर बोले, भाई मीना से दिल लगाओ तो ये ख्याल रखना कि इस पर अपनी मिल्कियत जताने की कोशिश मत करना। जैसे कृष्ण किसी एक गोपी के नहीं, वैसे ही हमारी मीना किसी एक की नहीं हो सकती। मीना आंखें झुकाए मन मन मुस्कुरा रही थी। चित्रसेन ने कहा, खलीक भाई, मीना की शादी जल्द होने वाली है। इसके घर वालों ने बहुत अमीर लड़का ढूंढा है इसके लिए। सुल्तान के महल के पास बड़ी कोठी है इनकी। शहर के बहुत सी दुकानों के मालिक हैं वो। विदेशों से आता है उनकी दुकान में सामान। हम सब आशिकों का पत्ता कट जाएगा इसकी शादी के बाद। इसका अमीर पति इसे ये काम कहाँ करने देगा। हमारी मीना कैद हो जाएगी। हम उसे देखने को भी तड़प जाएंगे। मीना सिर हिलाकर बोली, ये चित्र आंकना मुझे बहुत पसंद है। मैं शादी के बाद भी बनाती रहूंगी। खलिक मियाँ ने गहरी सांस भरी, फिर आसमान की ओर देखकर बोले, इंशा अल्लाह। फिर कहानी सुनाने लगे। ये यूसुफ और जुलेखा की कहानी है, जिसका पहला हिस्सा मैंने पिछले बार सुनाया था, तो वो भी फेसबुक पे है, आप जाके उसको सुन सकते हो अगर यू वांट टू कैच अप। यूसुफ कारागार में भी खुश थे। उनके अंदर जलती हुई प्रेम के दिए की लौ से कारागार प्रज्वलित हो उठा। मैंने पूछा, क्या वो जुलेखा से नाराज नहीं थे? जुलेखा के लिए उनके दिल में सिर्फ प्रेम था। प्रेम रहमान है, करुणामय है, प्रेम रहीम है, वो क्षमा करता है। यूसुफ के दिल में जुलेखा के लिए कोई नाराजगी नहीं थी। प्रेम की राह पर वो फिसले नहीं थे। उन्होंने प्रेम को मोह बनाने से बचा लिया था। जो भी यूसुफ से मिलता उस प्रेम की रोशनी को महसूस करता, उनसे प्रेम करने लगता। कैदियों को कारागार जन्नत सा लगने लगा था। यूसुफ उन्हें अल्लाह की राह दिखाते, उनके सपनों का मतलब समझाते, उनके मर्जों का इलाज करते। और जुलेखा का क्या हुआ? जब जुलेखा का आवेग उतरा, वो शर्म और ग्लानि की आग में जलने लगी। उसका जिस्म इस आग से झुलसने लगा। दिन रात उसकी आंखों से आंसू बहते। उसे एक पल भी चैन नहीं था। उसके जिस्म की खूबसूरती जाती रही। उसका शरीर, उसकी आंखें कमज़ोर होने लगी। वो बेवा हो गई। उसके शानो शौकत के दिन जाते रहे। उसका सब कुछ, रूप, दौलत, रुतबा लुट गया था। लेकिन यूसुफ का प्यार उसके दिल में जलता रहा। उसने यूसुफ को कभी नहीं भुलाया। मीना ने आगे कहानी में जोड़ा, हाँ, जुनून इश्क को मार देता है, जुनून ही उसे फिर जिंदा कर देता है। इश्क जुलेखा के जीने की वजह बन गई। यूसुफ की चाहत, उसे एक बार फिर देखने की आस में उसकी सांसें चलती रही। क्या उसे यूसुफ से फिर मिलने का मौका मिला? मैंने पूछा। तुम बड़े बेसब्र हो, ये नहीं जानना चाहोगे कि यूसुफ कैद से कैसे निकले? चित्रसेन ने पूछा। खलिक ने कहानी को आगे बढ़ाया। मिस्र के सुल्तान को एक सपना परेशान कर रहा था। उनके दरबार के विद्वान उनके मन की गुत्थी को सुलझाने में नाकाम थे। सुल्तान के नौकरों ने उन्हें यूसुफ के बारे में बताया। सुल्तान ने यूसुफ को बुला भेजा। यूसुफ ने सुल्तान को अपने सपने का मतलब समझाया और उनके पेशोपेश का हल भी बताया। सुल्तान यूसुफ की समझ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने खजाने का खजांची बना दिया। वो जुलेखा से फिर कैसे मिला? मैं यूसुफ की सफलता की दास्तान में जुलेखा की बदकिस्मती को भुला नहीं पा रहा था। क्या यूसुफ अमीर और प्रभावशाली बनने पर भी जुलेखा को चाहते रहे? यूसुफ के दिन बदल गए थे, लेकिन उसका दिल नहीं। जुलेखा का इश्क उनके दिल में हमेशा रहा। एक दिन वे घोड़े पे सवार अपने सेवक वृंद के साथ चले जा रहे थे। घोड़ों के टापों की आवाज जुलेखा के कानों में पहुंची। उसने लोगों को कहते सुना, यूसुफ, यूसुफ। वो गिरती पड़ती घोड़े के सामने आ पहुंची। यूसुफ ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसकी बेबसी को देख उसके दिल में करुणा जाग उठी। पूछे, क्या चाहती हो तुम मुझसे? जुलेखा ने जवाब दिया, जुलेखा आज भी वही चाहती है और ये चाहत जुलेखा के साथ उसकी आखिरी सांस तक रहेगी। जुलेखा का जम घुटने टूट जाने पर भी ये चाहत न टूटेगा। यूसुफ, मैं हमेशा तुम्हें चाहती रही हूँ, हमेशा तुम्हें चाहती रहूँगी। यूसुफ घोड़े से उतरे और जुलेखा को उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने उसका माथा चूमा और कहा, तुम मेरे साथ मेरी रानी बनकर रहोगी। मैंने पूछा, लेकिन जुलेखा तो बदसूरत, बूढ़ी और अंधी हो गई थी। इश्क की आंखों से यूसुफ ने उसे देखा तो वो उसे हसीन नजर आई। सच्चे दिल से चाहने वालों पर अल्लाह के बरकत की बरसात होती है।
उस बरसात में जुलेखा का तन मन साफ हो गया। कहानी सुनते सुनते मीना और चित्रसेन के हाथ चलते रहे। उन्होंने भाव को भंगिमा में बांध दृश्य को जीवित कर दिया था। कुएं के चारों तरफ सौदागर यूसुफ को घेरे खड़े थे। जुलेखा दूर खड़ी यूसुफ को देख रही थी। जुलेखा का चित्र मीना ने बनाया था। जाने कैसे जुलेखा की चाहत, उसके आने वाले दिनों की बदकिस्मती और आखिर में प्रियतम से मिलन उस एक छवि में दिख रही थी। खलीक ने मीना का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। बोले, इनमें जादू है, ये हाथ घर गृहस्थी के काम में खो न जाए। मेरे मन में कुछ समय पहले ईर्ष्या का जो सांप कुंडली मारे फन उठाए बैठा था, वो रेंगता हुआ मेरे अंदर से निकल गया। सीने में आग की गर्म सेक महसूस हो रही थी। कुछ पिघल सा रहा था। दिल में अजीब सी टीस, एक मीठा दर्द महसूस हो रहा था। मीना के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ गया था, लेकिन ये भी समझ आ गया था कि उसे चाहने वाले बहुत तेरे हैं। जैसे किशन ब्रज की हर गोपी के थे, वैसे ही मीना भी अपने हर चाहने वाले की थी। बचपन से मैंने कालुशोना माधवी को अपना जीवन साथी समझा। उसके साथ घर घर खेलते हुए बड़ा हुआ, ये जानते हुए कि एक दिन उसके साथ घर बसाना है। उसके साथ वन जंगल में घूमा, पेड़ पौधों जंतु जानवरों से जीवन की सीख ली, पंछियों से संगीत सीखा। एक दीप बचपन से मेरे सीने में तैयार हो रहा था। तेल और बाती लिए मैं घूम रहा था। मीना की चाहत ने माचिस की तीली का काम किया। अब मैं उस दिए की लौ को, उसकी सेक को अपने सीने में महसूस कर रहा था। उस शाम साधु बाबा जी बोले, अच्छा है कि तुम यहाँ के लोगों से घुल मिल गए हो। हमें यहाँ कुछ महीने और रुकना पड़ेगा। तुम कुम्हारों से चाक पे मिट्टी को आकार देना सीख लो। घड़े बनाने में मन भी एकाग्र रहेगा और ये एकाग्रता तुम्हारे बहुत काम आएगी। आरती के बाद साधु बाबा ने मेरा परिचय एक बुजुर्ग से करवाया और बोले, ये तुम्हें सिखाएंगे। मैं रोज सुबह भीकू काका से सीखने चला जाने लगा। उनके घर के आंगन में बहुत से बस्ती के बच्चे सीखने आते थे, 5-6 साल की उम्र के। वे जल्दी छोटे बर्तन बनाने लगते। जाने क्यों ये पटुता मुझसे परे था। मेरे बनाए उबड़ खाबड़ और बेढब घड़े देख वो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते। भीकू काका भी कहते, साधु बाबा ने जाने ये कैसा शागिर्द मेरे माथे मढ़ दिया। ये बातें सुन मेरे कान और गाल गर्म हो जाते। बचपन से मैंने खुद को चतुर समझा था। मछली पकड़ना, नाव चलाना, जाल बुनना, इन सब में माहिर होने में मुझे बहुत कम समय लगा था। दोपहर को मैं मीना से मिलने चला जाता, उसके बनाए चित्रों को देखता। वो अपने काम में व्यस्त रहती। मैं बीशू, उसके छोटे भाई के साथ घूमने निकल पड़ता। एक दिन बीशू ने मुझसे पूछा, सुना है तुम बहुत बुरे घड़े बनाते हो। मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने कहा, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। इस पराई धरती में मुझे समझने वाला कोई नहीं। वो बोला, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो यूं ही तुम्हें छेड़ रहा था। ये काम हर किसी के बस में नहीं। देखते नहीं, मुझे हमेशा कंडे जुगाड़ना, आग जलाना, कच्चे पात्रों की सिकाई का काम दिया जाता है। तुम तो ठहरे मछुआरे। ये काम तुम्हारे वश में न आए तो भी क्या, लेकिन मैं तो कुम्हारों के घर जन्मा। हमारा परिवार अपनी कला के लिए मशहूर है। मेरे भाइयों के बनाए नक्काशी किए बर्तन लोग ऊंची मोल देकर खरीदते हैं। मीना का काम तो सुल्तान के महल तक पहुंचता है। मैंने अब तक बिशु की हालत पर ध्यान नहीं दिया था। पहली बार मुझे समझ आया अपने छोटे भाई चयन की मनोस्थिति। जहां मैं अपना मछलियों से भरा जाल खींच रहा होता, मेरे ठीक बगल में उसके जाल में एक मछली भी नहीं होती। फिर बिशु ने कहा, एक तरह से अच्छा है कि मुझसे बर्तन नहीं गढ़े जाते। मैंने तो तय किया है कि मीना के होने वाले पति की तरह शहर में बड़ी दुकान खोलूंगा। अपने भाइयों से कहीं ज्यादा ठाट बाट से रहूंगा। हर कोई कहेगा, देखो बिशु कितना अमीर है, कितनी बड़ी कोठी है उसकी, कितना बड़ा व्यापार है उसका। इतने में मीना अपना काम खत्म कर आ गई। बोली, शुरू हो गया तेरा ख्याली पुलाव पकाना। अब तक सिर्फ मुझे सुनाया करता था, अब ये बेबुनियाद महलों से के सपने सुनाने के लिए तुझे अपनी तरह का एक और भोंदू मिल गया। मीना की बात सुन मैं तिलमिला उठा। छोटे बच्चे, बीकू काका, बीशू, इनके व्यंग्य को मैं मन मसोस कर सह लेता।
लेकिन मीना के मुंह से निकली बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। शायद वो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात भाप गई थी। बात बदलते हुए बोली, चलो आज शहर घूम आते हैं, मुझे चूड़ियाँ, बाली और हार खरीदना है। बीशू से छेड़ते हुए बोला, जितने पैसे तू कमाती है सब अपना श्रृंगार में खर्च कर देती है। अपने अमीर पति के सारे पैसे खत्म कर उसे कंगाल बनाने में तुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। फिर उसके साथ कोठी में नहीं, भीख मंगों की झोपड़ी में रहना। मीना बोली, मुझसे जलना बंद कर मनहूस। जब तक इन हाथों में कला है, पैसों के लिए मुझे किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उस समय तक मैंने सिर्फ मीना की खूबसूरती देखी थी। अब उसका एक और रूप सामने आ रहा था, उसका घमंडी रूप। मैं बीना और बिशु के साथ चल पड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, भीड़ भाड़ बढ़ती जाती। रास्ते की सतह पर भी ईंटें बिछी हुई थी। रास्ते के दोनों तरफ दुकानें थीं। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। मीना और बिशु आराम से आगे बढ़ रहे थे। वो एक दुकान के सामने रुक गए। मीना अंदर चली गई। बिशु बाहर मेरा इंतज़ार करता रहा। मैं जब बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंचा, मेरा शरीर पसीने से तरबतर था। मेरी सांसें फूली हुई थी। मुझे देख बिशु हंसने लगा। बोला, इस ठंड के मौसम में तुम्हें पसीना आ गया? तुम नदी में अच्छा तैरते हो, लेकिन जन समुंदर में तैरने का करतब तुम्हें सीखना पड़ेगा। उस चहल पहल, भीड़ भाड़, अजनबियों से कंधों का रगड़ने में मेरा दम घुट रहा था। मैंने कहा, वापस चलते हैं। बिशु बोला, ऐसी भी क्या जल्दी है? यहाँ से जिलापिया और समोसा खाए बगैर मैं कभी नहीं लौटता। मैंने पूछा, ये क्या होता है? जरा सब्र करो, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मीना दुकान से निकल आई। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में चित्र उकेरती मीना की सौम्यता और प्रसन्नता नहीं थी। उसकी ये मुस्कुराहट मुझे शिलहट में मछली खरीदने आई औरतों की याद दिला रही थी। कम दाम में सबसे अच्छी मछली का सौदा करने पर उनके चेहरे में एक जीत की मुस्कान होती है। जिस दिन से मैंने मीना को देखा, वो मुझे अपनी लगी, लेकिन उस दिन के कोलाहल में वो पराई लग रही थी। मीना और बिशु के साथ मैं अंदर गली में चला गया। वहाँ बड़ी कढ़ाइयों में खाना बन रहा था। अजीब सी महक थी हवा में। मैं उस महक को पहचान नहीं पा रहा था। अनजान लग रही थी ये महक, लेकिन फिर भी जानी पहचानी। मैं सम्मोहित सा देख रहा था। कपड़े में से निचुड़ कर आती हुई लजदार नली को जो गर्म तेल में एक गोल उलझी आकार ले रही थी। जब ये तेल में लाल हो जाती तो इन्हें निकालकर चाशनी में डाल दिया जाता। बिशु बोला, ऐसे आंखें फाड़ क्या देख रहे हो? यही तो जिलापिया है। जब दांतों के बीच दबाओगे तो देखना ये कैसा जादू करेगी। मीना ने पत्तों से भरा दोना मेरे हाथों में थमाया। बिशु ने ठीक कहा था। ऐसे इसके स्वाद ने मुझे ऐसा अभिभूत कर दिया। अचानक मुझे कालू सोना माधवी याद आ गई। मन कर रहा था कि ये स्वाद उसे चखाऊं। इसका कुरकुरापन जब उसके दांतों तले दबे और उसका मुंह रस से भर जाए तो कैसे लगेगी वो। मीना ने कहा, अरे तुम तो इसे खा के किसी और ही दुनिया में खो गए। कौन याद आ गया? मैंने दोने में से आंख उठाकर मीना की ओर देखा। अचानक उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू में छिपा लिया, मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। एक रौबीला जवान घोड़े से उतर तरह तरह के व्यंजन खरीद रहा था। उसने मीना की ओर देखा नहीं, लेकिन मीना उससे छुप रही थी। जवान ने पत्तों में लिपटे पुलिंदे लिए, फिर अपने घोड़े को हाँकता हुआ पैदल चल पड़ा। मैंने देखा वो कुछ दूर फूलों की दुकान में से फूल खरीद रहा था। फूल खरीदने के बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गया। मीना ने धीरे से चेहरा पल्लू से निकाला। वो घबराई हुई लग रही थी। बिशु बोला, ये मीना का होने वाला पति जतिन है। मीना और मैं शहर आते हैं तो उनकी दुकान के बाहर खड़े होकर छिप छिप कर इसे देखते हैं। फिर बोला, पता नहीं मीना क्यों इतना घबरा रही है। उसने तो मीना को आज तक देखा ही नहीं। उसके सामने भी आ जाए तो वो इसे पहचान नहीं सकेगा। मैंने पूछा, बिन देखे ही ब्याह तय हो गया? बिशु बोला, जतिन की माँ पिछले बरस रथ यात्रा देखने पुरी गई थी। हमारे साथ उनकी वहीं पहचान हुई। उसे मीना पसंद आ गई और उन्होंने उसका हाथ मांग लिया। मीना के चेहरे का रंग उड़ सा गया था। उसे इस कदर परेशान मैं पहली बार देख रहा था। उसने धीरे से कहा, उनके पास नौकर चाकरों की भरमार है। जाने किसके लिए मिठाई और फूल खरीदने उन्हें खुद आना पड़ा। बिशु ने मेरे कानों में फुसफुसा कर कहा, लोग कहते हैं जतिन नाचने गाने वाली औरतों के कोठे में आता जाता है। मैंने किसी तरह मीना की परेशानी दूर करना चाहा।
उसके चेहरे पे वो मनमोहक मुस्कान देखना चाहता था। दूर बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। जाने कैसे भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए निकालना मुझे आ गया था। एक फेरी वाला बांसुरी बेच रहा था। मेरे पीछे पीछे मीना और बिशु भी वहाँ आ पहुँचे। मैंने बांसुरी का दाम पूछा, हालांकि मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मीना ने झट सिक्के दिए और बांसुरी खरीद लिया और मेरे हाथों में थमा दिया। फिर उसने कहा, चलो नाव से लौटेंगे, हम घाट के पास हैं। इस भीड़ भाड़ से मेरा दिल घबरा रहा है। बिशु बोला, इतनी जल्दी? अभी तो हमने समोसा खाया ही नहीं। मीना बोली, फिर किसी दिन, आज यहाँ रुकने का मन नहीं है। नौके पर बैठ मैंने बांसुरी को होठों से लगाया और बजाने लगा। मेरे आंखों के सामने शिलहट के बांस बन, हमारी बस्ती, पोखर में तैरते कमल के फूल, मुझे विदा करती हुई रोता हुआ माँ का चेहरा, कालू सोना के चेहरे की मासूमियत तैरने लगे। धुन खत्म होने पर मीना की ओर देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने बांसुरी उसके हाथ में दे दी। वो उसमें फूंक मार के बजाने की कोशिश करने लगी। नाव पे सवार बाकी लोगों ने कानों में उंगली डाल दी। अपने निकाले हुए बेढब आवाज़ों को सुन मीना खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके चेहरे से उदासी के बादल छट गए थे। यूँ रोते रोते अचानक हंस पड़ना, अपनी नाकाम कोशिश पर खिलखिलाना, ठीक कालो सोना की तरह। मीना को हमेशा आश्वस्त देखा था, अपने रूप और कला के एहसास की आश्वस्ति। आज पहली बार ये देखा कि उसके दिल में भी शंका और डर है। हम कुम्हारों की बस्ती के कृष्ण मंदिर के घाट पे उतरे। मीना ने बांसुरी मेरे हाथ में दी। मैंने उसे लौटाते हुए कहा, ये बांसुरी तुमने खरीदा है, तुम ही रखो। मैंने तो तुम्हारे लिए लिया, मैं इसका क्या करूंगी? जब सुनने का मन करे इसे लेकर यहाँ आ जाना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बजाऊंगा इसे। मीना की शादी की तिथि पास आ गई थी। शादी से पहले वो यूसुफ जुलेखा की कहानी की नक्काशी का काम पूरा कर लेना चाहती थी। वो बहुत व्यस्त रहती। उसने एक बार भी बांसुरी का जिक्र नहीं किया। मैं हर दिन कृष्ण से कहता, आज मीना बांसुरी लिए मुझसे मिलने आएगी क्या? वो बस मुझे देख मंद मंद मुस्कुराते। मैं राधा से कहता, ये क्या समझेंगे मेरी परेशानी, सब गोपियां इन्हें चाहती हैं। लेकिन तुम तो समझ सकती हो, किस तरह तड़पती थी तुम कृष्ण से मिलने के लिए। तुम भी तो ईर्ष्या से जल उठती थी जब कृष्ण दूसरी गोपियों के साथ लीला में व्यस्त होते थे। फिर तुम्हें वृंदावन में अकेला छोड़ चले गए। राधा के प्यारे मुखड़े पर मुस्कुराहट देख लगता कि वो कह रही है, वो तो थोड़े समय का विरह था, अब तो हर पल वो मेरे साथ है। बड़े धूमधाम से हुई मीना की शादी। फिर वो डोली में बैठ ससुराल चली गई। हालांकि मैं ये जानता था कि मीना मेरी कभी नहीं हो सकती। दिल में अजीब खालीपन और उदासी थी। मेरा मन इस शहर से उब चुका था। मैं ज़्यादा वक्त मंदिर में गुजारने लगा था। साधु बाबा से हर रात पूछता, हम वृंदावन कब जाएंगे? वो कहते, सब्र करो, अभी तक समय नहीं आया, बहुत बवाल मचा हुआ है, जल्द ही जंग छिड़ने वाली है। फिर मेरी ओर इस तरह देखा जैसे मेरा शरीर पारदर्शी हो, उन्हें मेरे अंदर होने वाले अंतर्द्वंद, मेरे मन की पीड़ा दिखाई दे रही हो। बोले, ये जो तुम्हारा दिल टूटा है ना, यही तुम्हारे विकास का रास्ता है। प्रभु के प्रेम का रास्ता अक्सर इंसानी प्रेम में डूब कर मिलता है। मैं मन ही मन सोच रहा था, मीना से मेरा प्रेम कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसे बाहों में भरने की, उसके कोमल अधरों को चूमने की गुस्ताखी मैं ख्वाबों में भी नहीं कर सकता। दिल तो बस उसे नयन भर देखने के लिए उतावला है, उसकी खिलखिलाहट सुनने के लिए बेताब है। इस चाहत को किसी तरह दिल से निकालूं तो शायद सुकून मिल जाए। साधु बाबा बोले, मंदिर में गीत गोविंद का पाठ शुरू होने वाला है। पूरे मनोयोग से राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी को सुनो, उसे अपने दिल में महसूस करो। हम दोनों कुछ देर शांत बैठे रहे। बाबा हरे कृष्ण का जाप करने लगे। मैं भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला, मन को स्थिर करने की कोशिश करने लगा, पर मन तटस्थ नहीं हो रहा था। कभी खेतुरी में मीना का मेरे साथ नदी पर चलना, नदी में साथ नहाना, उसकी जीप चढ़ाते हुए मुझसे पूछना, मेरा चेहरा ऐसा नहीं जो तुम्हें मोह ले। सुबह की नरम रोशनी में हमारे नज़रों का पहली बार मिलना याद आने लगा था। कभी गौड़ के हलवाई की दुकान पे के बाहर उसका परेशान चेहरा, उसकी लाल कपड़ों में दुल्हन सजा हुआ रूप दिखता। हजारों कोशिशों के बावजूद मैं पल भर के लिए भी उसे अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। बाबा बोले, तुम ख्वामखा खुद से लड़ रहे हो।
ये प्रेम जिसे तुम दिल से निकाल देना चाहते हो, ये इस वक्त तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। इसे नकारने से नहीं, बल्कि इसे अपनाने में तुम्हारी शांति है। खैर, प्रेम का रास्ता कठिन है, कांटों और पत्थरों से बिछा। शुरुआत में दर्द के कारण लोग कुछ और महसूस नहीं कर पाते। जो इस दर्द से समझौता कर लेते हैं, वो इस रास्ते के सुंदर नज़ारों को अनुभव कर पाते हैं। कुछ देर बाबा अपने आप गुनगुनाते रहे, फिर बोले, सुनो, तुम नक्काशी का काम सीखो। मुझे चाक पे बर्तन बनाने की नाकाम कोशिश, बच्चों का मेरी खिल्ली उड़ाना याद आ गया। नक्काशी सीखने में भी तौहीन ही होगी, पर शायद उस शर्म के तिलमिलाहट में ये दर्द कम हो जाए। अच्छा, टाइम हो गया है, तो यहाँ पे ही आज ख़त्म कर देते हैं और आगे का अगली बार सुनेंगे। ब्रेक के बाद हम माइंडफुलनेस के बारे में बातें करेंगे।